नमस्ते सर, टीचर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना था। राहुल मेहता सर। मेहता साहब, आपको पता होगा यूपी में अभी बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि यूपी में जाति देख के इनकाउंटर हो रहे हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे? भाई साहब, अगर मैं अभी गूगल खोलूंगा तो लिस्ट दिखा दूंगा। अखिलेश यादव जी को वो देख लेनी चाहिए। सिर्फ मुद्दा हर समय जातिवाद का ना करे। जातिवाद कर करके ही आपके पिताजी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, आप एक बार बदकिस्मती से चीफ मिनिस्टर बन गए थे। आज आपको इतना लताड़ दिया था 2017 के अंदर और 2022 के अंदर जनता ने कि आपको इतनी शर्मिंदगी हुई कि आपको लोकसभा भागना पड़ा जुमले फेंक करके कि भैया संविधान खतरे में आ गया, मुसलमान खतरे में, SC ST OBC खतरे में है। और आप ही के पसंदीदा दोस्त ने बोल दिया 8500 टकाटक देंगे। तो इतना गुमराह करके आप सांसद तक पहुंचे, क्योंकि आपको भी अंदर से आवाज आ चुकी है कि 2027 में भी हम सत्ता में नहीं आएंगे। वो तो कह रहा है कि 2027 में साइकिल की सरकार बन रही है। एक बात बताइए भाई साहब, आजकल कौन सा जमाना चल रहा है आप देख रहे हैं? जिसके पास साइकिल थी वो स्कूटर ले चुका है, स्कूटर वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे आ गया, गाड़ी वाला हवाई जहाज की ख्वाहिश रख रहा है। तो साइकिल तो हो गई पंचर। अगर साइकिल ने अच्छे काम किए होते तो भैया यूपी के अंदर ही यूपी के लोगों को रोजगार दिया जा रहा होता। उन बेचारों को अपना परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के अलग अलग राज्यों में नहीं जा रहे होते, जहां उनको कहा जाता है भैया आ गए, जहां उनको कहा जाता है लेबर आ गई, जहां उनको कहा जाता है मजदूर आ गए। उनको भी सम्मान से रहने का राइट है कि नहीं है? अगर इंसानियत तौर पर आप देखोगे तो भैया है तो वो भी उसी भगवान की देन, पृथ्वी पे वो भी वैसे ही जन्म लेके आया जैसे आप आए हो, वो भी वही अनाज खा रहा है जो आप खा रहे हो। लेकिन उसको जीने का राइट कौन देगा? जब हम एक मुख्यमंत्री चुनते हैं, एक अपना नेता चुनते हैं, तो हमारी कहीं ख्वाहिशें होती है कि ये आया है तो हमारे राज्य का विकास करेगा। अगर मैं इन भाई से हेल्प मांगूंगा, पैसे की इनसे मांगूंगा, तो शायद होता नहीं देगा। लेकिन एक टैक्स के रूप में चाहिए माचिस खरीदे, चाहिए दूध खरीदे, उसके रूप में जो गवर्नमेंट के पास जाएगा उससे हमारे राज्य का विकास हो, हमें यही नौकरियां मिले, हमें अपना घर परिवार छोड़ के अलग अलग राज्यों में ना जाना पड़े, हमें इलाज कराने के लिए अलग अलग राज्य में ना जाना पड़े। हमारे ये बदमाश है, गुंडे हैं, लूट लेते हैं, हमारी जमीनों को हड़प लेते हैं, इनसे निजात मिले। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पे देखेंगे तो आपको लगता है यूपी के अंदर बदलाव हुआ था 2017 से पहले? अगर हुआ था तो वहां पर इंडस्ट्रियां क्यों नहीं लगती थी, बड़े बड़े कारखाने क्यों नहीं लगते थे? आप बताइए। वहां GDP में आज वो दूसरे नंबर पे आ गया तमिलनाडु को पछाड़ के। 2017 योगी बाबा के आने से पहले क्यों नहीं आया? वहां ऐसे चाहे आतीक अहमद ले लो, मुख्तार अंसारी ले लो, विकास दुबे ले लो, एक वो पर कितने ऐसे गुंडे बदमाश थे जो जबरदस्ती देता था, तेरे पास 10 बीघा है, चल 6 बीघा यहाँ दे, रातों रात दे, बेचारा कोर्ट भी नहीं जा सकता था, पुलिस भी नहीं सुनती थी। आज कम से कम कुछ तो सुनने वाला है। आज इनकी किसी परिवार की बहन बेटी को छेड़ो तो हम वहाँ जाते नहीं है, लेकिन न्यूज़ में देखते हैं कि वो कैसे लंगड़ा के आ रहा होता है थाने के अंदर से। तो ये एक बदलाव मिला है वहाँ की जनता को, तो अच्छी है। आज नोएडा देखो कितना स्टेब्लिश हो रहा है, कितनी इंडस्ट्रियाँ जा रही है। अब यूपी की जनता को ये तो होगा कि जहाँ वो दिल्ली में 200 किलोमीटर दूर आ रहा है, वहाँ 50, 60, 70 किलोमीटर जाकर के अपना रोजगार कमा सकता है। उसके गांव में अगर इंडस्ट्रियां लगेंगी, कारखाने लगेंगे, तो उसको वहां सुविधा होगी ना। कौन चाहता है भाई साहब? आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेरे दिल्ली में परिवार है, बच्चे, मैं छोड़ के दूसरी जगह कमाने क्यों जाऊँ जब मुझे यहीं रोजगार मिले? अखिलेश यादव जी तो कहते हैं कि इनकी सरकार में क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है, रेप ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई बहुत हो रही है। तो अखिलेश यादव जी ये नहीं बताया कि मेरा ही चुना हुआ सांसद एक पवित्र स्थान जो अभी अभी श्री राम लल्ला जी का मंदिर बना, उसका सांसद, उसका अध्यक्ष बलात्कार करता है, और वो भी 12 साल की बच्चियां करता है। और मैं जो तुम्हारा चुना हुआ नेता, जिसको तुम नेताजी बोलते हो, जिसको तुम मुख्यमंत्री बनाने के ख्वाब देखने की बात करते हो, मैंने ये बोला उसने बलात्कार नहीं किया, DNA कराओ। फिर DNA होता है, DNA की रिपोर्ट आती है कि बलात्कार इसी व्यक्ति ने किया था, उसके बाद भी उसका इस्तीफा नहीं लिया जाता और मुंह मोड़ करके ऐसे बैठ जाता है, कुछ हुआ नहीं। तो सर इसमें सर प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन की इतनी अच्छी जिम्मेवारी थी, उसने बुलडोजर चला दिया। अब क्या करेगा? देखो कोर्ट में जाएंगे ना, 32 साल बाद, 32 साल समय छोटा नहीं होता, इंसान की जिंदगी और मौत हो जाती है इतना। अजमेर शरीफ के बलात्कारियों को 32 साल बाद सजा मिली। निर्भया कांड के बाद उसकी माता जी को न्याय 9 साल बाद मिला इस देश के अंदर। तो एक बात बताइए, एक आम आदमी जो एक मिडिल क्लास होगा, मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे से भी लोअर क्लास होंगे, क्या वो एक वकील अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर या लोअर कोर्ट के अंदर? वो कहाँ से लाएगा? 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमाने वाला अगर महीने में एक बार डेट पे जाना है, उसको 10,000 रुपये वकील को देना है, किराया भाड़ा वो दे देगा? कहाँ से वकील करेगा? वो कहेगा मेरी बेटी के साथ न्याय हो गया, क्या करूं, किस्मत को खोटूं अपनी। फिर ये कहते हैं भैया बलात्कार तो रामलाल ने किया, बलात्कार तो मोहिब खान ने किया। हालांकि रामलाल कभी ऐसा कर नहीं सकता, मोहिब खान ने ऐसा किया।
अब मोहिब खान ने अगर ऐसा किया तो उसके पूरे परिवार का क्या कसूर था जो आपने घर तोड़ दिया? जी हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अखिलेश यादव जी यही कहते हैं अब कि एक बात अगर बताइए, मोहिब खान जी ने अगर बलात्कार नहीं किया होता, मोहिब खान जी की बहन के साथ बलात्कार हुआ होता, तो क्या मोहिब खान की माताजी, पिताजी, उनकी वाइफ सारी जिंदगी चैन से सो पाते? उनके घर की जो खुशी थी उसको एक निर्दयी दरिंदे ने तबाह कर दिया बलात्कार करके, तो वो सारी जिंदगी उसका पूरा परिवार नहीं रुल गया? जो एक अपनी फूल सी बच्ची को कैसे पालता है, पोसता है, कितने उसके अरमान होते हैं, कितने सपने होते हैं, सब पे एक दरिंदे ने आकर के रहम नहीं खाया और उसको दरिंदगी की बेइंतहा तक गुजर गया, तो उसका परिवार जी पाएगा? कभी उसके परिवार के बारे में सोचते हैं अखिलेश यादव? या सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने कह दिया भैया बुलडोजर कार्रवाई रोक दो, उसका परिवार भी तो दोषी हुआ जबकि उसका कोई कसूर नहीं था। परिवार का दोष कहाँ हुआ? जिसने किया वो दोषी है ना, तो इसमें परिवार की गलती कहाँ है? आप क्या मानते हैं? राहुल गांधी जी, मतलब वो अखिलेश यादव जी कहते हैं जिसने किया है वो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव जी के हिसाब से वो बिटिया दोषी थी जो उस मोहिब खान के इर्द गिर्द आ गई, जो उसके बेलाफुदा के या बेहोश करके उसको ले गया। उसके परिवार तो पागल था, उन्होंने उसको पैदा किया, उसके अरमान रखे, उसकी शादी के ख्वाब देखे, उसके पालन पोषण का देखा, उसकी किलकारी से उनके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आती थी, उसकी कोई मान्यता नहीं है ना भाई। बलात्कार हो गया क्योंकि वो मेरे को लगता है अखिलेश के गुंडों के लिए बनी है बहन बेटियां वहां की। देखिए, एक चीज होती है इंसानियत जी, राजनीति सारी जिंदगी चलेगी और हम पैदा भी नहीं होते तब से चली आ रही थी, लेकिन अगर आप गहराइयों में जाकर देखेंगे ना, किसी बहन बच्ची के साथ जब बलात्कार होता है ना, पता होना चाहिए शादीशुदा है अखिलेश यादव जी, संबंध उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ भी बनाए होंगे, तो इनको पता होगा कि एक स्त्री को क्या पीड़ा होती है। और ये बलात्कारी तो सोचते ही नहीं है। वो मौमिता बहन बंगाल की क्या कसूर था उसका? वो फील्ड में उतरी थी लोगों को स्वास्थ्य करने के लिए, उनको जीवन दान देने के लिए, उसका जीवन दान नहीं बचा। आप बताइए, इतनी निर्दयता, वो निर्भया, उसका क्या कसूर था कि उसने कहा रात हो गई है मैं बस में चली जाती हूँ दिल्ली शहर के अंदर, दरिंदों ने उसको नहीं बख्शा। मतलब मैं कहता हूँ कि इंसानियत है या नहीं है। आप छोड़िए राजनेता क्या कहते हैं, उसके कार्यकर्ता क्या करते हैं, कोई भाजपा का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई सपा का होगा, कोई मुझे उससे मतलब ही नहीं है। मुझे इंसानियत से है भैया। वो 12 साल की बच्ची से बलात्कार करते हैं, उसको तरस नहीं आया दरिंदे को, यानी इसकी मानसिकता इस समाज में रहने योग्य नहीं है। हम कुत्ते को गाली देते हैं ना, कुत्ते से सावधान रहना, जानवर से सावधान रहना। जानवर तो फिर बलात्कार नहीं करेगा किसी इंसान का। ये दरिंदे जिनको भगवान ने बुद्धि बख्शी है, खाने के लिए अनाज दिया है, ये दरिंदों की सोच कहाँ चली जाती है? कभी आप सोचो इस चीज़ को। ये अखिलेश यादव नहीं सोचेंगे। तो 2027 में क्या अखिलेश यादव जी जैसे काउंटर कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, क्या सरकार बनेगी इनकी? देखिए, सरकार बनाने के लिए ना जनता के बीच में जाके काम करने होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये भाई यादव है तो मैंने इसी का उद्धार करना है, वो दलित SC ST इनको भूल जाओ, इनको सिर्फ अनपढ़ रखो, इनको धर्म में फंसाए रखो। इनको ये बताओ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने एक संविधान बनाया था, उसको भाजपा खत्म करने वाली है। तुम बाबा साहब को मानते हो नहीं मानते, आज तुम्हें बोलने का राइट बाबा साहब ने दिया, लेकिन ये तब भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने एक चीज और भी लिखी थी संविधान के अंदर। उनकी किताब है भारत का विभाजन, पढ़ो, हिंदी में भी मिल जाएगी, कि प्रत्येक भारत का मुस्लिम जब तक पाकिस्तान नहीं चला जाता, प्रत्येक हिंदू पाकिस्तान का जब तक भारत नहीं आ जाता, मैं इस विभाजन को नहीं मानता। क्या आप बाबा साहब की इस बात को मानते हो? अगर उनको आप एक भगवान के रूप में मानते हो क्योंकि जीने का राइट उन्होंने SC ST OBC को दिया, नहीं मानेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा, उसमें विष्णु जी का, महादेव जी का, बुद्ध जी का, सबके चित्र लगाए, हमारे श्री कृष्ण जी का चित्र लगाया, इसके अंदर हमारी महाभारत का चित्र था, ये सब कांग्रेस ने फाड़ दिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ना शरिया दिया, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, ना पहले संसाधनों में पहला हकों का ये दिया। मतलब कोई ऐसी चीज़ उन्होंने वो नहीं लिख सकते थे क्या? इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे, वो लिख सकते थे। लेकिन इस संविधान की धजिया उड़ा करके ये सारी चीज़ें किसने दी? किसने मुसलमान भाइयों के मन में बैठ डाल दिया कि भैया तेरे को मैं इतनी चीज़ जा रहा हूँ, अगर ये आएगी ना तेरी चीज़ें छीन लेगी, इसलिए मार इनको, भड़काया। नहीं तो अगर बुरा ना मानो, अगर मुसलमान इस्लाम इतना ही गंदा होता, इतना ही खतरनाक होता, तो आज हम मिसाइल सुपर पावर जो कहा जाता है, मिसाइल कंट्री, परमाणु सुपर पावर कंट्री जो हमारे देश को कहा जाता है, ये टैग हमें मिलता अगर अब्दुल कलाम जी ना होते तो। अगर हम इस्लाम का ही विरोध करने लग जाएंगे, सारा इस्लाम ही खराब है, तो खराब हम होंगे। वीर अब्दुल हमीद जो सेना के अंदर जाकर के कितनों के टैंक उड़ा दिए पाकिस्तान के, वो कहते हैं भैया पाकिस्तान में तो मुसलमान है, वो तो हमारे भाई है, मैं क्यों उड़ाऊं? लेकिन वो देश के लिए शहीद हुए, दिल में जगह है ना। पहली शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां जी है लाल किले पे, दिल में जगह है ना। हम कहते हैं ऐसे बनो ना। किसने कहा है कि इन अनपढ़ों की बातों में आकर के काट पीट करो, ये करो, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको।
जगह बनानी है तो दिल में बनाओ, अगर अनपढ़ता दिखाओगे तो दोष होगा। ये पेशाब मिला करके जूस पिलाओगे, थूका हुआ खाना खिलाओगे, कसाब को महान बताओगे, अफजल गुरु को महान बताओगे, सेना को पत्थर मारने वाले महान बताओगे तो गलत है। सर मैं आपसे कर लेता हूँ, अभी पता हो सर, आपको पता हो कसाब को लेके जब आप आई गए तो मैं आ जाता हूँ दिल्ली में, आ जाता हूँ मुख्यमंत्री जी, उनके माता पिता ने कसाब को लेके पैरवी की थी, आपको पता होगा। तो आज अफजल गुरु को लेकर हाँ पैरवी की थी। हाँ। तो अब आज वो आपको पता है कि आज वो मुख्यमंत्री है। पहली बात तो दिल्ली के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि दिल्ली की जनता सीएम चुनती है, लेकिन एक सीएम ने सीएम चुना है। जी जी, मतलब मेरे को ये लगा ये बाबा जी बहुत अच्छे हैं, इनकी प्रशंसा करनी चाहिए, भाई बहुत अच्छा है, इसकी इज्जत करनी चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन ये भाई एक और दूसरे भाई को बिठा रहा है, मैंने वोट तुझे दी है भाई, उसको नहीं दिया। अब या तो केजरीवाल जी ने मान लिया कि मैं ठग था, मैं बच्चों की कसम झूठी खाने वाला इंसान था, मैं भ्रष्टाचारी था, मुझे इस गद्दी पे रहने का कोई राइट नहीं है, आतिशी को बिठाता हूँ। नहीं वो तो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ बाबूजी, कट्टर ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मैं इनकम टैक्स, अगर मेरे को पैसे ही का लालच होता, पैसे ही कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, तो पैसे चाहता तो वहाँ भी बहुत सारे कमा सकता हूँ। भैया देखो एक क्या होता है, अफसर के ऊपर भी अफसर होता है, नेता के ऊपर भी नेता होता है। तो कमिश्नर था, मैं पैसा कमा रहा था। सर आपका सपना बड़ा था ना। अब भारत के अंदर कितने लोग हैं, कोई कह रहा होगा यार ये भाई की पर्सनैलिटी अच्छी है, मैं इस जैसा बन जाऊं, मैं कहूँगा भाई मैं इस भाई के जैसा बन जाऊं, कोई कहेगा मेरे को रतन टाटा बनना है, कोई कहेगा मुझे अडानी अंबानी बनना है, कोई कहेगा मैं इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी लाइफ है। तो उनका भी तो सपना है। वो क्या कहते हैं केजरीवाल जी कि कमिश्नर बन के फटकार खाता रहता हूँ, कभी इसकी प्रॉपर्टी छोड़ दो, कभी यहाँ का ही छोड़ दो, ये छोड़ दो, जब आते हैं गालियाँ देते हैं। मैं अब चीफ मिनिस्टर बनूंगा, दिल्ली की सत्ता में जाऊँगा, राजनीति में उतरूंगा, तभी अपने गुरु को लात मारी, कहते हैं जेल में भेज दिया मुझे, ईडी सीबीआई सब खरीद लिया। अरे मूर्ख क्यों बनाते हो भारत की जनता को, ईडी सीबीआई खरीद लिया। 2012 के अंदर आप और अन्ना जी दोनों जेल गए थे, मोदी की सरकार नहीं थी, इसी कोर्ट ने आपको जेल भेजा था, कांग्रेस की सरकार थी, आपसे पहले कहीं गए। एक मिनट आपकी, आपसे पहले करुणानिधि जेल गई, जयललिता जेल गई, लालू प्रसाद यादव जेल गया, मायावती, मुलायम सिंह, इन पे केस चले, और राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो बेल पे बाहर हैं। तो कोई भी तो नहीं, सबने तो नहीं बोला कि हमें संविधान के तहत जेल में नहीं भेजा गया, कांग्रेस ने तानाशाही के तरीके से भेजा गया, इवन की अमित शाह को तड़ीपार बोल दिया गया, मोदी को गोधरा कांड में घेर दिया गया। इन्होंने कहा कि भैया कांग्रेस की वजह से हमें डाला गया। लेकिन केजरीवाल जी को ऐसा लगता है कि मोदी ने सब खरीद लिया, और मूर्खों के जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके चमचे, वो भी कहते हैं मोदी तानाशाह। अरे मोदी ने खरीदा होता, मोदी ने जेल में डालना होता तो भैया राहुल गांधी को डालते, अखिलेश यादव को डालते। तुझे डाल के क्या मिलेगा, 2 राज्यों के बाहर तुझे कोई जानता नहीं है, तुझे डाल के क्या मिलेगा भैया। और जन लोकपाल हमारे को वो उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया में टॉप 5 नेताओं में गिने जाते हैं केजरीवाल जी, इसलिए बीजेपी अंदर करा। भाई मेरे को तो समझ नहीं आ रही भैया, इतने अच्छे टॉप 5 में है। गुजरात जाते हैं जमानत जब्त, उत्तराखंड जाते हैं जमानत जब्त, हिमाचल जाते हैं जमानत जब्त, ठीक है, कर्नाटका जाते हैं जमानत जब्त, बंगाल लड़ते हैं जमानत जब्त, तेलंगाना जमानत जब्त, असम जमानत जब्त, त्रिपुरा जमानत जब्त, गोवा जमानत जब्त। बस जमानतें जब्त कराने वाले नेता का अगर इतिहास में नाम लिया जाएगा तो श्री अरविंद केजरीवाल जी का लिया जाएगा। जन लोकपाल लाऊंगा, दिल्ली में एलजी काम नहीं करने दे रहा आपको, लेकिन पंजाब तो पूर्ण राज्य की सरकार है, वहाँ एलजी नहीं है, वहाँ मोदी का कोई रोल नहीं है, तो क्यों नहीं करते जन लोकपाल। रेत माफिया जेल में क्यों नहीं भेजते, नशा बेचने वालों को जेल में क्यों नहीं भेजते, आप बताइए, वहाँ क्यों नहीं करते आप। सारी चीज़ें एलजी और सब यहीं रोकते हैं, लेकिन आप वीडियो के अंदर दहाड़ के कहते हो कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा। पैसे की कमी नहीं होगी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन दिल्ली की जनता सीवरों से परेशान, गटरों से परेशान, अच्छे पार्कों से परेशान। अभी आप किसी सरकारी अस्पताल जाइए, आरएमएल जाइए, पंत चले जाइए, लोकनायक चाहिए, यहाँ पे आपको पता है कौन से केस मिलेंगे, या किडनी के केस नहीं है, या लीवर के केस नहीं है, या हार्ट पेशेंट नहीं है, यहाँ मिलेंगे डेंगू, मलेरिया, फूड पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि सफाइयाँ ही नहीं है। झुग्गी बस्ती चले जाओ, गंदा पानी, मच्छर है। अब एक गरीब इंसान जो या तो किराए पे रह रहा है 2-3 हज़ार, और उसके लिए 3 हज़ार किराया देना कितना मुश्किल होता होगा, ये वो गरीब इंसान ही जानता है, लेकिन केजरीवाल जी नहीं समझेंगे। अच्छा, इन्होंने चेहरा चेंज किया है केजरीवाल जी ने, ये कब पॉलिटिकल स्टंट है? क्या इससे इनकी छवि सुधरेगी? आने वाले चुनाव में इनकी सरकार दोबारा से बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, सरकार इनकी अगर बननी होती ना तो इतनी इमोशनल बात कर करके ये जेल गए थे कि जेल का जवाब वोट से देना। अगर आप चाहते हो आपका बेटा, आपका भाई जेल से बाहर आए तो इन भाजपाइयों को भगा देना। जनता ने लगता है गंभीरता से ले लिया, उन्होंने इनको ही भगा दिया लोकसभा में।
क्यों भगा दिया? एक वो भारत तेरे टुकड़े होगा उतार रहा था, उसका तुम समर्थन कर रहे हो। दूसरी अफजल गुरु के पिटीशन डालने वाले जिसके माँ बाप, उनका तुम कर रहे हो। तो मतलब भारत के अंदर आप एक काम करो, ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं है लोग, अनपढ़ हैं, ये पार्टी देख करके वोट डालते तो इनको मूर्ख बनाओ। पानी दूंगा। सर एक बात बताइए, अगर आप वाकई में गंभीरता से सोचना, अगर दिल्ली के हो, हमारा भी बचपन इस दिल्ली में निकले क्योंकि पैदा यहाँ के हुए हैं। हम घरों के पास जो मंदिर होते हैं ना सोसाइटी में, उसके नलके से भी यूं पानी पी लेते थे। और 10 साल का आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ, घर के अंदर 2 गैलन आते हैं 40-40 रुपए वाले बिस्लरी वाले, ठीक है। बाहर अब ऐसा हाल कर दिया कि गरीब की रेडी पे जाने का मन करता है पानी पीने का, लेकिन लगता है कि इसने भी वहीं से पानी ना भरा हो, वहम आ गया। क्योंकि जितने केस हम देख रहे हैं ना, उसमें हम नहीं जाना चाहते। पानी गंदा, बिजली आप देखोगे तो बिल आपको गर्मियों में दिखा देंगे, और सर्दियों में अगर हम तुलना करेंगे ना, तो किसी भी परिवार का उठा के देख लो, सबके बिल कम ही आते थे। टैक्स बढ़ा दिए। उसके बाद आप आइए कि आपने अपना शीश महल बनाया, एलजी ने आपको कुछ नहीं बोला। आपने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी, आपको एलजी ने कुछ नहीं बोला। वो तो कहते हैं वो हमने अपने लिए नहीं बनाया, आने वाले जो सीएम होंगे वो भी तो उसमें रहेंगे। तो भैया फिर शीला दीक्षित जी ने भी कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने भी आने वाले चीफ मिनिस्टर के लिए बनाए होंगे, एसी लगाए थे 32, आपने विरोध किया। 32 एसी शीला दीक्षित के घर में, ये गरीबों की टैक्स के पैसे का निरादर हो रहा है, ये हो रहा है। अरे मैं कहता हूँ भैया, ये भारत की जनता, दिल्ली की जनता इतनी भावुक हो गई, उन्होंने नायक पिक्चर से तुलना कर दी। नायक पिक्चर में अनिल कपूर और दिल्ली में केजरीवाल। भाई इससे ऐसा नेता नहीं हो सकता, उस जैसा हीरो नहीं हो सकता। 10 साल बाद पता चला ये अमरीश पुरी के बाप निकले। इतना नायक में अमरीश पुरी ने नहीं लूटा था जितना इन्होंने लूट दिया। क्या कहना चाहिए भैया आप इनकी बात पे? मैं तो एग्री कर रहा हूँ उनकी बातों से जी। अच्छा, मैं बिल्कुल एग्री हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे लोगों ने ना टोली बना ली है। कांग्रेस वाले पत्रकार हैं, कांग्रेस का बंदा खड़ा कर दिया है, और जब हम उनसे डिबेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, भक्त भक्त बोलने लग जाते हैं, जबकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अभी मैं वहाँ पे एक भाई से बात कर रहा था, कह रहे थे कि ये जाति जनगणना है, ये है वो है, जबकि इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि जाति जो है ना, कर्ज टू द सोसाइटी है। मतलब ये कर्ज टू द सोसाइटी, मतलब सबसे, मतलब इस पर बात नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, तो मैं वहाँ बता रहा हूँ, और एक है भाई साहब कह रहे हैं कि कितने एम्स बना दिए। मैं कह रहा हूँ गूगल खोल के दिखा रहा हूँ, तो कह रहे हैं नहीं आप मुझे अब मुँह जुबानी बता दीजिए। अब मैं क्या वो रटूंगा क्या, मैं एम्स या दिल्ली एम्स या फिर यहाँ पे कौन सा डॉक्टर है, हाँ जी सुनील चौधरी बैठ रहे हैं, फिर वो ये सब तो नहीं हो पाएगा ना। अब मैं गूगल से दिखा रहा हूँ उन्हें। अब भाई कह रहे हैं पेट्रोल का प्राइस क्या था, मैंने कहा कांग्रेस के टाइम में देख लीजिए और आज के टाइम में देख लीजिए, कम से कम 200-300% बढ़ा होगा, जो भी बढ़ा होगा 175% बढ़ा था, जो भी है। अब इतना तो रिकॉर्ड मुझे याद नहीं है। ये कहते हैं कि मनमोहन के टाइम में जीडीपी बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने कहा भाई अच्छा चल रही थी, तो मैंने कहा आप ये बताइए ब्रिक्स कंट्री की क्या चल रही थी। ये कहते हैं ना मनमोहन ने बीजेपी और जीडीपी बहुत अच्छी कर दी थी। आप देखोगे मनमोहन के टाइम में ना सबसे बेकार जीडीपी हमारी चल रही थी। अच्छा, मनमोहन सिंह जी के राज में मतलब हमारी जीडीपी बहुत मतलब बेकार चल रही है। ब्रिक्स कंट्री के जैसे ना 5 कंट्री होती है, चाइना, ब्राज़ील और इंडिया होता है, और शायद 1-2 कंट्री और होती हैं। उसमें सबसे स्लोवेस्ट हमारी थी जीडीपी ग्रोथ, और उस समय अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास कि हम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर लें। लेकिन चाइना जहाँ पे 200% 300% पे राइज़ कर रहा था ना, इंडिया बस कुछ % पे राइज़ कर रहा था। वो भी हमने वहाँ पे मोमेंटम ले लिया मनमोहन जी ने। आप आज देखिए कनाडा की 3% चल रही है, चाइना की 4% चल रही है, हमारी सबसे ज़्यादा है 7% है। आज हम बात तो कर रहे हैं, आज इतनी बुरी सिचुएशन है ना। अगर कांग्रेस का टाइम होता ना, तो ये जितने भी ये चमचे बनने ना तारीफ़ कर रहे हैं, खाने को लामने पड़ जाते। आज जो कहते हैं ना जातीय जनगणना कराओ, लोगों को ऊपर उठाओ, गरीब है। अरे यार जातीय, अभी एक बार बताओगे जो जाति, मैं मानता हूँ देखो किसी के साथ गलत हुआ, कोई भी लोअर कास्ट है, वो जन्म से पैदा हुआ, उसको उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर सर आपने इतनी सारी बातें बोली, मैं आपसे 2 बातें जानना चाहूँ। महंगाई और बेरोजगारी को लेके विपक्ष कहता है बीजेपी की राज में महंगाई और बेरोजगारी बहुत, इसको लेके क्या? मैं मानता हूँ महंगाई, अब महंगाई क्या है, कई कंडीशन इन्होंने महंगाई कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिश करी है, और काफ़ी हद तक ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से महंगाई कंट्रोल कर ली। आपको पता है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 9% अब तक की कांग्रेस के टाइम में थी महंगाई, इन्होंने फिर भी कंट्रोल कर लिया, 4% कुछ पे लाए महंगाई एकदम। क्योंकि मैं बताऊँ ना, जिस दिन आप महंगाई, ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये तो आप अमेरिका में भी चले जाओ, वहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको अगर कॉलेज भेजना है ना अपने बच्चों को, वहाँ पे आम बंदा भेज नहीं पाता। क्या होता है वहाँ पे भी बंदे परेशान है, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी लोग महंगाई से परेशान है। बेरोजगारी तो देखिए, बेरोजगारी, मैं युवा हूँ, मैं तो आई डू ए बिजनेस एक्चुअली। मैं एक बात बताऊँ, ये अडानी अमानी को गाली देते हैं, या फिर जितने भी कॉर्पोरेट वाले उनको गाली देते हैं,
और बात करते हैं कि ये रोजगार देंगे। ये अपने इनके मैनिफेस्टो में ना तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा सेमीकंडक्टर जो कि ना आज का न्यू ऑयल है, एक नया तेल है। अगर हम सेमीकंडक्टर पे अपनी वो पकड़ बना लेना तो तेल से भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे। लेकिन कांग्रेस वाले बात करते थे, कभी नहीं करते थे वो। बीजेपी कम से कम कर तो रही है। आप आईफोन देख लो, जो मैन्युफैक्चरिंग है आज रिकॉर्ड तोड़ रहा है, मतलब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में। तो मैं कुछ चीज़ें मैंने अच्छी मानी है, मैं नहीं कह रहा 100% में बीजेपी से एग्री हूं। विपक्ष कहता है बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसके अलावा और बीजेपी को कुछ नहीं आता। बताओ, ये कह रहे हैं, एक बताओ, ये भाई साहब हैं, ये भी भाई साहब हैं, ये भी भाई साहब हैं, चाहे जो भी है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, मेरे बाप दादा बताते हैं कि जब दंगे हुए थे ना तो राजीव गांधी कैसे बयानबाजी देते थे सिखों के मामले में, उनके साथ खड़े होना चाहिए था। हमारे सामने एक सरदार जी रहते हैं, वो बेचारे छुपके पता नहीं किसी ढेर में, पता नहीं कौन से कबाड़े के ढेर में जाके छुपके थे और उन्होंने केस वेस सब काट दिया था। आज वो कैसी, आज वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं जाति। ये आप ये देखो, सबसे ज़्यादा जाति तो यही करते हैं कांग्रेस वाले। 26/11 पे हमला हुआ और वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इस्लाम आतंकवाद, जो इस्लामी आतंकवाद है ना, वो देश के लिए खतरा नहीं, RSS आतंकवाद खतरा है। जहाँ पे वो आतंकवाद को कंडेम करना चाहिए, वहाँ पे वो बुक छाप रहे हैं कि RSS आतंकवाद। मतलब जो कसाब था वो कलावा बांध के आया था, उसका नाम भी हिंदू था। अगर कांग्रेस अगर अपनी उनकी चाल चलती ना तो वो RSS पे थोप देती है सारा कुछ। तो ये क्वेश्चन ये था, हिंदू मुस्लिम लेके बीजेपी राजनीति करती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, देखो राजनीति इन्होंने इतना गंदा बना दिया ना देश को, कांग्रेस ने कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चढ़ा दिया है सर पे। एक देश को है निष्पक्ष तरीके, अब वक्फ बोर्ड है, अब वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, वहाँ पे गरीब आदमी, अब गरीब आदमी पे अगर तुमने किसी पे कब्जा कर लिया वो सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा। अब ऐसे हिंदू बोर्ड बना दो, सारे हिंदू कर दो, हम भी किसी की लैंड ग्रेबिंग करेंगे। एक लैंड ग्रेब करने का, एक बताओ, ऐसे कई मतलब ये लोग ना मतलब इतना फेवरेटिज्म करते हैं। आप ये देख लीजिए, आप कई भी चीज़ देख लीजिए, मतलब ये लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। वक्फ बोर्ड एक बहुत सीधा साधा एग्जांपल है। आप देख लीजिए, एक मंदिर पे 1600 साल पुराना, 1700-1800 साल पुराने मंदिर पे कब्जा कर लिया, कह रही है हमारी प्रॉपर्टी है, और इस्लाम आया 1400 साल पहले। ऐसी कई बातें सुनते हैं और ये कांग्रेस ने बनाया था। तो ये सब लगता है ये बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। अच्छा, भैया के पास बैठे, भैया आपको क्या लगता है, जो भैया ने अभी आप सुन रहे थे? नहीं, भैया ने जो आपने सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं दे पाए भैया सही से कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। देखो ये राजनीतिकरण तो है जी, ये तो जरूरी है। अब राजनीति क्या चलेगी बिना वोट कहाँ से मिलेगी, थोड़ा बहुत। लेकिन बीजेपी हिंदुओं का साथ दे रही है, इसमें गलत क्या है? हाँ बिल्कुल गलत क्या है इसमें? कांग्रेस साथ दे रही है, सबे पता है, खुला साथ दे रही है। गठबंधन बनाया, किसका साथ दिया जा रहा है तो सबे पता है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है, हो नहीं रहा। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। एक बात बताओ, कहता है कि सबका साथ सबका विकास। ये मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे मुस्लिम हैं, इनका विकास नहीं हो रहा, इन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है? भैया के पास आते हैं, एक मिनट आइए, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है योगी मोदी जी की सरकार? मतलब हम तो बीजेपी में भी हैं, ऐसी बात नहीं। देखो विकास तो अपने ऊपर है ना, तुम क्या समझ रहे हो, क्या सीख रहे हो, और दूसरा क्या कह रहा है तुम इस बात से, तुम क्या समझ रहे हो अपने ऊपर, तुम्हारे ऊपर भी तो बात है, तुम क्या समझना चाह रहे हो। अब बीजेपी कुछ भी कहे, कांग्रेस वो अपने लिए कर रहे हैं ना, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, वक्फ बोर्ड को लेके आपकी क्या राय है कि वक्फ बोर्ड जो कानून अध्यादेश लाने वाली है सरकार, क्या वो लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको डिपेंड करता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। वैसे आपकी क्या सोच है, मैं आपकी राय जानना चाहूँ पर्सनली। आप एक एक करके जो राष्ट्र के हित में सही से आपको क्या लगता है राष्ट्र के इस बारे में मेरे लगने से कुछ नहीं होने का। आप यार आप अपना अब वक्फ बोर्ड हटाने की बात हुई तो इन्होंने क्या नई कहानी बना दी कि जो अंबानी का घर है ना एंटीला, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है, इसलिए वक्फ बोर्ड हटा रहे हैं। पता ये कोई बात होती है क्या? कोई गलत है तो उसको तुम उसका विरोध करो ना। कह रहे हैं अब AIM का जो बंदा है, क्या नाम है, असरुद्दीन ओवैसी, क्या कह रहा है इसमें हिंदुओं को घुसाने की साजिश हो रही है। अब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? मतलब हिंदू घुस जाएगा तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, बीजेपी हिंदुओं का साथ दे रही है, बिल्कुल सही दे रही है। कोई तो पार्टी हो जो साथ दे, ट्रेडिशनल को वापस ले गए। क्या चल रहा है हमारा, कौन कल्चर फॉलो कर रहा है अपना? कोई भी नहीं कर रहा भाई। हमारे हिंदू कहाँ से पता चल रहा भाई हिंदू है? कौन सा कल्चर फॉलो, कोई भी नहीं कर रहा। तो बीजेपी उस कल्चर को बाहर लेकर आ रही। और ये हिंदू कल्चर ये सब नहीं, ये इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति है हमारी, भारतीय संस्कृति तो है। ऐसा हिंदू मुस्लिम तो ये सब देखो, अगर आप मेरे से डेवलपमेंट में बात करोगे, किसी नेशन की डेवलपमेंट में, तो कांग्रेस की बात करोगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज ये जातीय जनगणना बताओ 50% से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
क्या ऊपर कास्ट में जो भी यार देखो जातिवाद तो गलत है, लेकिन अपर कास्ट में भी इंसान नहीं रहते क्या? मेरे फादर पान की शॉप चलाते थे छोटे छोटी, मैंने उसमें कैसे मेरे को पता है हमारे पास रात को दूध पिलाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश चौरसिया नाम है। हाँ। हाँ, मैं पंडित हूँ मैं। सुनो मेरी बात, मेरी सुनो बात। अब ये पंडित कुछ भी हो सर, हम मैं कह रहा हूँ मैं गरीब था, हम भारतीय, मैं गरीब था, अब क्या मेरा हक नहीं बनता अच्छी लाइफ जीने का? अब जिसने किया गलत, देखो ये शुरू से चली आई है, जो अमीर था वो गरीब पर अत्याचार करता था, चाहे अमेरिका की बात करो कहीं की भी बात करो। जर्मनी में अल्पसंख्यक थे जूस, उनके साथ जर्मनी के लोगों ने क्या किया? अत्याचार किया। ये होता है, लेकिन हम इसको ये नहीं है कि एक वेपन बना लें और हम उसको टारगेट करें। भाई आपको पता है कितनी गंदी गंदी बातें बोली जाती है पंडितों के बारे में ट्विटर पे कि हम इनका वो कर देंगे, हमारे भगवानों को मजाक उड़ाया जाता है। ये क्या है यार? आज कोई पंडित अपनी शादी में बुला लो, दलित भी होगा ना शादी में बुला लो। ऐसी मैं भी पंडित हूँ, लेकिन मैं कभी पूजा पाठ ये सब नहीं करता, क्योंकि मेरे घर में ऐसा नहीं है कि आप कट्टर बनो। मैं अपना कूल रहता हूँ। पूजा पाठ करना कट्टरता थोड़ी है, एक करता नहीं है। धर्म को तो फॉलो, जैसे एक आप ये देखो कट्टरता क्या है। आप एक इस्लाम में देखो जो अगर फॉलो कर रहे हैं वो एक अलग ही सोच का चलता है, एक क्रिश्चियन वाला अलग ही सोच का चलता है। लेकिन मैं पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन मैं उस कट्टर सोच पे नहीं चलता कि ये हो जाए वो हो जाए, सिर्फ हिंदू रहे, ये सब मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कर्मा सबसे बड़ा चीज़ है। अब मैं जैसे आपके साथ करूँगा मेरे साथ होगा, मैं किसी दलित के साथ बुरा करूँगा तो मेरे साथ भी होगा, आज नहीं तो कल मेरे साथ होगा ही होगा। लेकिन उसको एज ए वेपन बनाना जो कि कांग्रेस बना रही है, मुझे बहुत ही डर लगता है कि ये इसको वेपन बना रहा है। सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, आपको पता हो कुछ दिन पहले बीजेपी के एक नेता हैं बिट्टू जी, उन्होंने बोला है राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं, अगर जो भी उनकी जवान काट के ला के देगा मैं उनको 11 लाख रुपये। तो ये बात बहुत गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इससे हम सोसाइटी में ना गलत मैसेज दिला रहे हैं। आप में और जो और हैं उनमें फ़र्क क्या है? आप एक जवान काट के लाना कितनी गलत बात है। ये तो सर तन से जुदा वाला चीज़ हो गई ना, ये गलत बात है। हमारे देश की राजनीति देखो स्तर कहाँ तक गिर रहा है। मतलब पीएम मोदी जी ने भी बोला है, आपको बताओ जम्मू कश्मीर में कि राहुल गांधी जी वायरस, जब हमारे देश के प्रधान ऐसे बोलेंगे तो उनके छोड़ वायरस, राहुल गांधी जी को लेकर वायरस बोला है। वायरस वो तू करके बात करता है राहुल गांधी भी, उससे कितनी बड़ी उम्र के हैं मोदी जी, तू करके। जी उसके राहुल गांधी जी बाहर गए थे, उनका इंटरव्यू देखा था आपने? अच्छा, उन्होंने उनका इंटरव्यू में साफ पता चल रही है कितनी दिक्कत हो रही है उन्हें बोलने में। उनसे पूछ लिया कि इंडिया एयरलाइंस का क्या मतलब है, INDA, वो बोलने के बीजेपी का चलाया हुआ है, हमारा इंडिया एयरलाइंस है, एक मतलब एयरलाइंस। उन्हें खुद ही नहीं पता अपनी पार्टी का। आप मेरी बात सुनो, उनको आतंकवाद बोला, एक दो मिनट, राहुल गांधी को बोला आतंकवाद। उमर इलाम करके कोई एक बंदी है, वो मतलब सीधे तौर पे कहती है कि कश्मीर को अलग करो। वो इंडिया में वो शायद सांसद है, उसके साथ ये बंदा फोटो खिंचा रहा है। अगर उसको भी कई नेता वहाँ के अमेरिका के ही बोलते हैं, ये खुद तो अपनी कंट्री में भाग के आई है अमेरिका में, वहाँ तो ये फ्रीडम की बात नहीं कर पाती थी, वहाँ उनको बोलने का भी हक नहीं था। और अमेरिका में जो उसको इतना हक दिया, वो आज ऐसी बातें कर रही है। भाई वो प्रमोट कर रही है ना। अब जो इतने लोग मर रहे हैं, जो भी कश्मीर में लोग मर रहे हैं, पिलग्रिम जा रहे हैं उसको मार रहे हैं, तो ये आतंकवादी तो है जो सपोर्ट कर रही है उनको। तो अगर बोल दिया तो एक तरीके से सीधा मैसेज देने की कोशिश की है, जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो। आतंकवाद कहने का ये मतलब है कि आप जिसके साथ आप फोटो खिंचवा रहे हो ना खड़े होके, वो इंसान गलत है। आतंकवादी बोला है, आतंकवादी के साथ खड़े रहोगे, वो आतंकवादी है। आप वो प्रमोट कर रही है, वो बंदी वो प्रमोट कर रही है, वायलेंस को प्रमोट कर रही है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच।